तो इसमें अगला प्रोग्राम देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर हमें कैलकुलेट करना। तो इसका एग्जांपल है जैसे जैसे हमारे पास ये वाला नंबर है 1 2 3, तो हमें सम किसका लगाना है, इसके डिजिट्स का, यानी कि हमें निकालना है 1 + 2 + 3, ये हमें निकालना है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ये करेंगे कैसे वाइल लूप से, वो देखते हैं। तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हमें ये चाहिए होता है कि मतलब कि यहाँ पे जो भी चाहिए होता है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें ये कोने वाला नंबर चाहिए होता है अलग से, तो 10 से डिवाइड करने पे हमें पता है ये रिमाइंडर आ जाता है इसमें, ये जो 3 होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्वेश्चन आ जाता है 12, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये 120 होगा तो हमें पता है ये जो कोने वाला नंबर है वो निकल के बाहर आ जाता है, यानी कि 3। और यही हमें चाहिए, एक एक करके हम कोने वाला नंबर निकालते रहेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 3, और इसको हम यूज कर लेंगे अपने सम में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन निकल के आता है 12, रिमाइंडर निकल के आता है 3, यानी कि ये वाला नंबर, ये वाला डिजिट। तो इसका यूज कर लेंगे हम सम में। 3 को तो कर लिया, लेकिन अभी हमें चाहिए 2 और 1। तो 2 और 1 को कैसे करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास 12 क्वेश्चन था, अब मैं 12 को 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 12 को 10 से डिवाइड करता हूँ मैं, यहाँ पे पता है एक हमारा वो आता है क्वेश्चन, और जो वो है रिमाइंडर आएगा हमारा 2 बच के आएगा। तो अब 2 हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो 2 रिमाइंडर यहाँ पे निकाल लिया। अब हमारे पास बचता है 1। तो हमें पता है 1 को अगर मैं लास्ट बार करता हूँ 10 से डिवाइड, तो आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा 0, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और इसको मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। तो हमने ये देखा कि लूप इसलिए लग रहा है क्योंकि बार बार एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि मैं बार बार डिवाइड कर रहा हूँ उसको 10 से, बार बार उसका रिमाइंडर निकाल रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ मैं। बार बार उसका रिमाइंडर निकाला मैंने, यूज़ किया सम में, बार बार रिमाइंडर निकाला, यहाँ यूज़ किया, और क्वेश्चन को भी मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी जैसे 12 क्वेश्चन मेरे पास बचा उसको मैं फिर से 10 से डिवाइड किया, इसमें मेरे पास 1 बचा तो मैंने फिर से उसको 10 से डिवाइड किया, तभी लूप आ रहा है। अब इसका लूप प्रोग्राम क्या होगा ये देखते हैं। हम लिखेंगे वाइल, वो जो भी नंबर, सबसे पहले तो सम लिख लेंगे, सम इक्वल टू 0, सम इनिशियलाइज करेंगे, फिर हम लिखेंगे वाइल जब तक नम जो है वो बड़ा है हमारा 0 से, जब भी 0 से बड़ा हो रहा है हम क्या करेंगे, हम उसका करेंगे 10 से डिवाइड, इसको क्वेश्चन में लिख देंगे, क्वेश्चन इज इक्वल टू नम बाय 10, यहाँ पे एनी नम ही होगा, यहाँ पे नम, यहाँ पे नम बाय 10। ठीक है, और जो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा नम, रिमाइंडर का साइन ये होता है, तो ये आ जाएगा। और सम हमें पता है, सम इक्वल टू हम करेंगे एस, जो कि पहले था इनिशियली जो स्टोर रखा था, और उसमें रिमाइंडर डाल देंगे, और इसको लूप में बंद कर देंगे। लेकिन एक स्टेप, हाँ, तो इसमें एंड में हमें ये करना पड़ेगा कि नम इक्वल टू जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा नया नम आ जाएगा, तो इससे लूप सही हो जाएगा। इसमें हुआ क्या, पहले नम हमारा था मान लो 123 था हमारे पास, तो उसने क्या किया, क्वेश्चन हमारे पास 12 आ गया, ये मैंने क्यू में सेव करा लिया, आर हमारे पास आएगा 3, तो मैंने ये आर में सेव करा लिया जो भी 3 आया। सम को मैंने कर दिया कि भाई सम तो सम हो जाए इसके साथ, तो ये 0 + 3 हो जाएगा सबसे पहले। और फिर हमने नम क्या कर दिया, नम हमारा आ गया जो क्वेश्चन था यहाँ पे, तो यहाँ पे नम आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे सम निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ये 12 हुआ, फिर से लूप में जाएगा। ठीक है, 12 अभी भी 0 से बड़ा है, तो क्यू क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1 आ जाएगा अब क्यू। और ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये मॉड किया 10 से 12 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और सम में ये जो सम किया s + r, तो यहाँ पे 3 + 2 बन जाएगी कहानी। और हमारा नम क्या हो जाएगा, अब नम हो जाएगा जो क्वेश्चन आया था, यानी कि अब ये 1 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 1 > 0 होता है, तो क्यू फिर से कंप्यूट होगा, इधर क्यू मतलब 0 आ गया, तो फिर उसके बाद रिमाइंडर जो आया वो 1 आ गया, तो यानी कि s = s + r, यहाँ पे 3 + 2 + 1 हो जाएगा, और नम इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो क्वेश्चन आया, यानी कि 0 हो जाएगा हमारा। और जैसे ही ये 0 आया क्वेश्चन, ये ऊपर जाएगा फिर से लूप में, 0 > 0 ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और ये लूप से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्यूट हो गया, और हमने इस वाइल लूप का यूज कर लिया इसको कंप्यूट करने के लिए। तो इसमें अब क्या करना है, रीड करना है इंटीजर जो कि 1000 से बड़ा हो, और उसको रिवर्स करना है, यानी कि अगर हमारे पास 1000 से बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 ले लो, अगर ये दिया है तो हमें इसको रिवर्स करके लाना है
4 3 2 1। तो इसमें भी यही है, हम देख रहे हैं कि अगर मैं इस इंडिविजुअल डिजिट तक पहुंच सकूं अलग अलग, यानी कि 1 2 3 4, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डिजिट से खेलना ही तो है। मेरे को इसको उठा के यहाँ रखना है, मेरे को इसको उठा के थोड़ा आगे रखना है, इसको उठा के थोड़ा यहाँ रखना है, और इसको उठा के मेरे को आखिरी में रखना है। तो अगर मैं डिजिट तक पहुंच पाया तो मैं ये सब कर सकता हूँ, आसानी से खेल सकता हूँ। ठीक है, तो डिजिट तक पहुंचने के लिए हमने देखा था, मैं क्या करूंगा, उसको रिपीटेडली 10 से डिवाइड करूंगा। जैसे 1 2 3 4 है, 10 से डिवाइड करता चलूंगा, तो 1 2 3 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो हम इसको लूप में करके डिवाइड बाय 10 और रिमाइंडर निकालते रहेंगे, तो हमारा इंडिविजुअली मैं डिजिट तक पहुंचता रहूंगा। जैसे मैंने यहाँ किया 1 2 3 10 यहाँ, 4 रिमाइंडर यहाँ। अब मैं फिर से इसको ले लूंगा, 1 2 3 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। जो भी रिमाइंडर आता गया मैं इससे खेलता रहूंगा और ये डिजिट बनाता रहूंगा। अब मुझे करना क्या है कि शुरू में हमारा ये जो रिवर्स बनेगा, मान लो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ 0 है। ठीक है, तो जो भी वाइल लूप के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसमें वही वाला कोड लिखूंगा, सिमिलर वाला कोड, कि हमारा जब तक जो नंबर है वो जब तक 0 से बड़ा है तब तक चलाओ इस लूप को। हमें करना क्या है, क्वोशंट हमें निकालना है। क्वोशंट निकालना है उसको 10 से डिवाइड करके, रिमाइंडर हमें निकालना है उसको 10 से इसका रिमाइंडर निकाल के। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले रिवर्स को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। हमने क्यू निकाल लिया इसका n/10, और रिमाइंडर निकाल लिया इसका ये वाला परसेंटेज साइन लगा के। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिवर्स जो नंबर हम बना रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि जो n होगा वो हो जाएगा हमारा q, ताकि ये लूप लिमिट कर सके कि n बार बार जो भी हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा नया n हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें हमने देखा था कि जैसे 123 से हम डिवाइड कर रहे थे, 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो 123 क्वेश्चन आ रहा था हमारा। तो हम n को उसमें ले लेंगे ताकि ये लूप लिमिट कर सके कि ये लूप ये बंद हो सके इवेंचुअली, तभी इसको n को अपडेट कर रहे हैं, n इक्वल टू q, और इसको बार बार डिवाइड करके उसकी वैल्यू दे रहे हैं। अब इसको देखते हैं, ये हमारा मेन चीज है जो हो रही है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि अगर हमारे पास एक ही डिजिट है, ये मान के चलो अगर 1 है तो इसका आंसर 1 ही आना चाहिए, यानी कि जो REV होगा वो सबसे पहले 0 है, तो यानी कि 0 इंटू 10 प्लस 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये सही आंसर दे देगा हमारा। लेकिन अगर हम 2 डिजिट लेके चलते हैं तो 1 2 का हमें पता है रिवर्स क्या होगा, 2 और 1, तो ये इसका रिवर्स होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसका रिमाइंडर आएगा 2, और सबसे पहले हमारा रिव निकल के आएगा, यहाँ पे 0 हुआ, तो 0 इंटू 10 प्लस जो रिमाइंडर निकल के आया यानी कि 2 आ जाएगा हमारा REV रिवर्स। उसके बाद अगली आइटरेशन होगी, अगली आइटरेशन में क्या निकल के आएगा, अगली आइटरेशन में रिमाइंडर निकल के आएगा 1, क्योंकि हमें पता है 12 के 2 डिजिट के बाद जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो 1 आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा और क्वेश्चन हमारा 0 आएगा, तो वो लूप भी बंद हो जाएगा। पर रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, तो हमारा REV का जो लगेगा फॉर्मूला वो लगेगा REV इज इक्वल टू जो पहले से पढ़ा हुआ है REV, यानी कि 2 इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, जो नया वाला रिमाइंडर क्या आया वो ये वाला आया, तो इसका 2 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट के लिए मैंने देख लिया कि ये सही चलेगा, तो 3 डिजिट 4 डिजिट सबके लिए सही चलेगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 इंटू 10 खाली रिमाइंडर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे डिजिट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम जो पुराना रिमाइंडर आया है, यानी कि इस केस में जो पुराना रिमाइंडर 2 आया था उसको 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 10 प्लस 1 कर दूंगा, तो हमारा 21 आ जाएगा। अब मान लो कि ये 3 डिजिट है, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको 1 2 3 करता हूँ और इसका आंसर हमें पता ही क्या आना चाहिए, 3 2 1, 1 2 3 का आना चाहिए 3 2 1। तो सबसे पहले इसमें 3 निकल के आएगा रिमाइंडर जो है पहले स्टेप में, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले REV 0 है तो 0 इंटू 10 प्लस R यानी कि 3 आएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 निकल के आएगा, तो यानी कि 3 जो हम कर रहे होंगे
आरईवी का कैलकुलेशन, तो उसमें क्या होगा, 3 के बाद होगा 3 इंटू 10, क्योंकि पुराना हमें पता है कि 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस आर, तो आर निकल के आया इस बार, आर निकल के आया इस बार 2, तो यानी कि 3 इंटू 10 प्लस 2 हो जाएगा। और अगली बार के लिए क्या होगा, अगली बार हमारा जो रिमाइंडर है वो ये 1 निकल के आएगा, तो अगली बार के लिए 32 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 1। तो इसमें यही कर रहे हैं कि हम जो भी हमने पुराना रखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, और फिर जो भी नया रिमाइंडर आ रहा है उसको उसके उसके साथ कर रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन ठीक आ रही है हमारी। तो ये वाइल लूप से करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी ये एग्जाम वाले होते हैं वो ये देखते हैं तुम्हें वाइल लूप की नॉलेज है कि नहीं, तुम लिमिट कर पा रहे हो कि नहीं कंडीशन को। जैसे इसमें मैंने देखा n ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो मुझे n को अपडेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपने लूप में बाद में जाके। अगर मैं ये वाला स्टेप करता ही नहीं हूँ तो ये इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा और बार बार चलता रहेगा और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जिससे कि हम लिमिट कर रहे हैं उस लूप को, उसको बंद कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। और अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा और ये क्रैश हो जाएगा पूरा प्रोग्राम। तो ये हमें ये करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसको एन की जो भी कंडीशन है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं अपडेट कर रहे हैं ताकि ये लिमिट हो जाए, ताकि ये बंद हो जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो इसमें लास्ट में देख रहे हैं कि पैलिंड्रोम, हमें चेक कर रहे हैं कि नंबर जो भी वो देंगे वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर है जैसे कि अगर मैं 1 2 1, मतलब कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ से वो करूँ तो ये सेम आता है हमारे उसमें। अगर मैं इसको देखूं फिर से कि 1 2 3 2 1, मतलब कि शुरू वाला नंबर और एंड वाला नंबर अगर मैं यहाँ से बढ़ाते जाऊँ अपनी कहानी और यहाँ से बढ़ाते जाऊँ कहानी, वो सेम आते हैं, यानी कि ये और ये सेम होंगे, 2 और 2 सेम होंगे, और जो 3 का होगा वो तो किसी के साथ पेयर बना ही नहीं रहा। तो हम शुरू से चलते हैं और आखिरी का देखते हैं, फिर उसके अगला देखते हैं और उसका अगले से पीछे वाले का ये वाला देखते हैं, तो ये सेम होने चाहिए तभी हमारी वो बनती है, तभी हमारा पैलिंड्रोम नंबर बनता है। और इस स्ट्रिंग में भी आएगा जब तुम देखोगे। तो जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का, तो जैसे एक ये होता है नमन, तो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता है। तो जब स्ट्रिंग पढ़ोगे तो ये देखेंगे कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या है। इसमें ये वाला यानी कि यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, तो ये और ये सेम हुआ, एन और एन, ए और ए सेम हुआ और एन बीच का रह गया। और या तो ऐसे होता है पैलिंड्रोम को ऐसे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से मेरी स्ट्रिंग आई या फिर मेरी या उल्टी स्ट्रिंग बनाई, मैंने यहाँ से चल के बनाई, यानी कि यहाँ से चल के अगर मैं बनाऊंगा तो क्या आएगी, एन ए एम ए एन। और अगर मतलब कि नॉर्मल स्ट्रिंग और उल्टी स्ट्रिंग, यानी कि उल्टी स्ट्रिंग जो मैंने बनाई एन ए एम ए एन, वो सेम आ जाए तो वो एक पैलिंड्रोम होता है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है 1 2 3 2 1, अगर मैं इसका उल्टा बनाऊं तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसका उल्टा बनाऊं 1 2 3 2 1, यानी कि अगर ये वाला नंबर और इसका रिवर्स अगर ये सेम आ जाए तो हमें समझ आ गया कि वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। वैसे ही स्ट्रिंग में होता है और वैसे ही नंबर में होता है। स्ट्रिंग का आगे जाके देखेंगे, नंबर का भी देख रहे हैं। तो इसका प्रोग्राम में क्या लिखा है कि अगर इसके प्रोग्राम में इतना इतना सा लॉजिक होगा कि हमें अगर नंबर दे रखा होगा, जैसे मान लो कि ये दे रखा है, तो हम इसका रिवर्स ऑफ दिस नंबर निकालेंगे, रिवर्स ऑफ दिस नंबर, और हम चेक कर लेंगे कि नंबर अगर इसके बराबर हो गया रिवर्स ऑफ द नंबर के, तो वो एक पैलिंड्रोम होगा, वरना एल्स वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो रिवर्स वाला है वो एक डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन के उसमें कि पैलिंड्रोम क्या है, तो उसमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। वो रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स वाला ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से कि तुम्हें निकालना पड़ेगा एक नंबर का रिवर्स, लेकिन उसके बाद तुम्हें बस एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगर वो नंबर अपने रिवर्स ऑफ दिस नंबर के बराबर है तो वो एक पैलिंड्रोम होता है, वरना वो नहीं होता। तो इसमें दो चीजें आ गई, एक तो वो आ गया कि जब हम निकालेंगे वाइल लूप से रिवर्स ऑफ द नंबर, और दूसरी चीज आ गई कि हम इफ कंडीशन से चेक करेंगे कि वो नंबर और रिवर्स ऑफ द नंबर बराबर है कि नहीं। अगर वो बराबर है तो वो पैलिंड्रोम होगा, और नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो दो चीजें आ गई इसमें।